हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान मंजूषा में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वाक्य रचना के अंतर्गत वाक्य का स्वरूप, वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्यान्विति एवं वाक्य के अंग तथा उपवाक्यों की चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम में वाक्य के प्रकार के विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। वस्तुतः वाक्य विभाजन के दो प्रमुख आधार हैं। पहला है रचना का आधार और दूसरा है अर्थ का आधार। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने तरह के होते हैं, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक ही वाक्य को हम अलग अलग तरह से कह करके उसके अलग अर्थ को ग्रहण करते हैं। जैसे गोलू सुबह दूध पीता है, गोलू दूध नहीं पीता। मैं चाहता हूँ गोलू रोज़ दूध पिए। गोलू दूध पी लेता तो अच्छा होता। गोलू, क्या तुमने दूध पिया? गोलू, दूध पियो। है, गोलू दूध पी गया। शायद आज गोलू दूध पिए। ऊपर कहे गए वाक्यों में यद्यपि पदों में विशेष अंतर नहीं है, किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। वाक्य का प्रयोग किसी न किसी उद्देश्य या प्रयोजन से होता है। कभी हम आज्ञा देकर कोई काम करवाते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं, कभी अपने मन की इच्छाओं या भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं, कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं और कभी प्रश्न पूछते हैं। इन आधारों पर वाक्यों के 8 भेद किए जा सकते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य या कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्यों में किसी वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य बात कही जाती है। जैसे आज विद्यालय में अवकाश है, रंजना रसोई में काम कर रही है, 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, मंजीत कौर कक्षा में पढ़ रही है। निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, यह दूसरा प्रकार है। यद्यपि विधानवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य में केवल न, नहीं, मत का ही अंतर होता है, लेकिन इसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे मेरा मित्र आज विद्यालय नहीं आया, तुम बाहर न जाओ, मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं आज बठिंडा नहीं जा सकता। अगला भेद है आज्ञार्थक वाक्य या विधिवाचक वाक्य। इस वाक्य द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश, आज्ञा या निर्देश देकर काम करवाया जाता है। जैसे सौरभ को बुलाओ, यहाँ शोर मत करो, यह पत्र लेटर बॉक्स में डाल देना। अगला जो भेद है विस्मयाद बोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता की वाणी से विस्मय, इच्छा, संदेह, घृणा, हर्ष आदि का बोध होता है। अगला भेद है संकेतवाचक वाक्य। इसमें एक बात या कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात या कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है। जैसे तुम चलो तो मैं भी चलूँ, यदि वर्षा होती है तो फसल होती, तुम हटो तो मुझे जगह मिले, अगर तुम परिश्रम करते तो उत्तीर्ण हो जाते। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध होता है, अर्थात इसमें कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद आदि भाव प्रकट होते हैं। जैसे तुम्हारा मंगल हो, सभी सुखी रहें, 100 वर्ष तक जियो। अगला है संदेहवाचक वाक्य। इस वाक्य में किसी बात के संदेह का बोध होता है। इस तरह के वाक्य में शायद संभवतः शब्द देखकर इसकी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी जैसे शब्दों को देखकर की भी इसकी पहचान की जा सकती है। जैसे उसने देखा होगा, मैंने कहा होगा, तुमने सुना होगा। वाक्यों के भेद को जानने के बाद भी व्याकरण की जानकारी न रहने के कारण प्राय अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि व्याकरणिक अशुद्धियाँ
कितने तरह से हो सकती हैं। पहला है उपसर्ग और प्रत्यय का अनावश्यक प्रयोग। जैसे समय की महत्वा समझो, यहाँ महत्वा शब्द अनावश्यक प्रयोग है। शुद्ध शब्द है समय का महत्व समझो। बेफिजूल की बात मत करो, फिजूल की बात मत करो। उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ। सौजन्यता यह अशुद्ध प्रयोग है, शुद्ध सही शब्द है। उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ। ने कारक चिन्ह का प्रयोग न होना। जैसे तुम हरीश को देखे हो, तुमने हरीश को देखा है। रजनी सारे फल खाई है, रजनी ने सारे फल खाए हैं। कौन गीत लिखा है, किसने गीत लिखा है। कौन पानी गिराया है, किसने पानी गिराया है। प्रयोजन परक वाक्यों में कारक चिन्हों का अशुद्ध प्रयोग। जैसे मैंने घर जाना है, जबकि शुद्ध वाक्य है मुझे घर जाना है। गौरव तुम्हारे से नहीं डरता, गौरव तुमसे नहीं डरता। आपने मेरे घर आना है, आपको मेरे घर आना है। सर्वनाम के संबंध सूचक रे और परसर्ग का एक साथ होना। मेरे को 200 रुपये चाहिए, जबकि शुद्ध वाक्य है मुझे 200 रुपये चाहिए। गौरव तुम्हारे से नहीं डरता, गौरव तुमसे नहीं डरता। तुम्हारे को प्रियंका ने क्या कहा। अगला है सही परसर्ग का प्रयोग न होना। जैसे इतनी तेजी में गाड़ी मत चलाओ, जबकि शुद्ध वाक्य है इतनी तेजी से गाड़ी मत चलाओ। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है। बहुवचन रूपों में चाहिए के स्थान पर चाहिए का प्रयोग। हेमंत को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि शुद्ध वाक्य है हेमंत को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रंजना को फल खाने चाहिए, रंजना को फल खाने चाहिए। पदक्रम की अशुद्धि। कभी कभी शब्दों का जब क्रम सही नहीं होता है तब भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यह असली गाय का दूध है, यह गाय का असली दूध है। यहाँ पर गाय असली नहीं होता है, दूध असली होता है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ। चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हुआ। कर्मवाच्य और भाववाच्य में अशुद्धियाँ। ऐसे सोए नहीं जाते, ऐसे सोया नहीं जाता। पीटर के द्वारा पेंसिल तोड़ दी गई, पीटर से पेंसिल टूट गई। उपवाक्यों का अशुद्ध क्रम। मनोज जिसे 1 साल की सज़ा हुई थी, इसका शुद्ध रूप है जिस मनोज को 1 साल की सज़ा हुई थी। अपील स्वीकृत हो गई है, उसकी अपील स्वीकृत हो गई है। निषेधात्मक वाक्यों में संयुक्त क्रिया का प्रयोग। कभी कभी निषेध वाक्यों में संयुक्त क्रिया लगा दी जाती है जो अशुद्ध प्रयोग होता है। जैसे हमने पुस्तकें लौटा के नहीं दी। शुद्ध वाक्य है हमने पुस्तकें नहीं लौटाई। सुरेश ने यह काम करके नहीं दिया, सुरेश ने यह काम नहीं किया। अन्विति संबंधी अशुद्धियाँ। गृह मंत्री भाषण दे रहा है, गृह मंत्री भाषण दे रहे हैं। इतना मीठा चाय मैं नहीं पी सकता, इतनी मीठी चाय मैं नहीं पी सकती। यद्यपि हिंदी भाषा एक सरल भाषा है, लेकिन उसको सीखने के लिए सतत अभ्यास की ज़रूरत होती है।
शब्दों और वाक्यों का शुद्ध प्रयोग सीखने से ही हम हिंदी बोल अथवा लिख सकते हैं। भ्रमवश हमारी भाषा में सामान्य अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। लिंग, वचन, ह्रस्व एवं दीर्घ मात्राओं, बिंदु आदि का सही प्रयोग न जानने के कारण हम सामान्य गलतियाँ कर बैठते हैं। निम्नलिखित तालिका के द्वारा वाक्यों के प्रयोग में होने वाली गलतियों की ओर संकेत किया गया है। जैसे छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। जब बड़ों की ओर से छोटों को कुछ दिया जाता है तो वहाँ प्रदान शब्द का प्रयोग होता है, जबकि छोटों की ओर से जब बड़ों को कुछ दिया जाता है तो वहाँ अर्पण शब्द का प्रयोग होता है। अगला शब्द है भारत सरकार ने डॉक्टर श्री माली को पद्म विभूषण की पदवी से अर्पित की। भारत सरकार ने डॉक्टर श्री माली को पद्म विभूषण की पदवी प्रदान की। पहले वाक्य में यहाँ प्रदान का प्रयोग उपयुक्त है। वह गाने की कसरत कर रहा है। वह गाने का अभ्यास या रियाज कर रहा है। उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगा। विवाह कल होगा। उसकी आयुष्मती अथवा सौभाग्यकांक्षी कन्या का विवाह होगा। विवाह के पूर्व कन्या को सौभाग्यवती नहीं कहते। शोक है, आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। सामान्य कष्ट के लिए शोक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह के कुछ अन्य वाक्य हैं जिसे देखने के बाद वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ होने की संभावनाएं कम हो जाएगी।